गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को समावेशी शिक्षा लेसन 3 है। लेसन 3 में प्रश्न नंबर 10 है कि श्रवण बाधिक तथा असमर्थता का क्या अर्थ है। इनकी मुख्य विशेषताएं, कारणों, पहचान तथा देखभाल एवं प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए। आप श्रवण से बाधित बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? इनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कर उनकी व्याख्या कीजिए अथवा श्रवण अपंगता की परिभाषा दीजिए। समावेशी शिक्षा स्कूलों में ही ऐसे बालकों के लिए एक क्या क्या शैक्षिक प्रावधान बनाए जा सकते हैं, वर्णन करिए। श्रवण बाधित को परिभाषित कीजिए। अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है श्रवण बाधिता और असमर्थता का अर्थ। श्रवण बाधित का वर्णन संबंध श्रवण यंत्र प्रक्रिया के क्षतिग्रस्त के होने से है। यह क्षति कान के किसी भी भाग में हो सकती है, जैसे बाहरी, मध्य या आंतरिक कान। इसी श्रवण बाधिता से श्रवण असमर्थता पैदा होती है। यह श्रवण असमर्थता न्यूनतम से अधिकतम हो सकती है क्योंकि व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा या ऊंचा सुनने वाला हो सकता है। यह दोष बाधित की प्रकृति और श्रवण दोष की मात्रा पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म से ही श्रवण प्रक्रिया में बाधिता के कारण श्रवण बाधित होता है या जन्म के पश्चात किसी रोग, रुकावट या दुर्घटना के कारण होता है। श्रवण बाधित या श्रवण असमर्थी बच्चों की विशेषताएं। श्रवण बाधित एवं असमर्थी बच्चों या व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक और व्यवहारात्मक विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है भाषा और वाणी का विकास। नंबर सेकंड है बौद्धिक योग्यता। नंबर 3 है शैक्षिक उपलब्धि। नंबर 4 है सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन। नंबर 5 है कुछ अन्य विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है भाषा और वाणी की विकास, यानी हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि भाषा और वाणी की जो विकास है, कि भाषा और वाणी के विकास से जुड़ी निम्न विशेषताएं श्रवण असमर्थी लोगों में होती हैं। नंबर फर्स्ट है बिना प्रशिक्षण के श्रवण असमर्थी बालकों में भाषा का विकास सामान्य नहीं होता है। श्रवण बाधित और असमर्थी बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता को प्रभावित होती है। नंबर 3 है बहरेपन से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है। ऐसा दृष्टिकोण विज्ञान पर आधारित नहीं है। नंबर 4 है कि श्रवण दोष जितना प्रारंभ में होगा, भाषा की कमी उतनी अधिक होगी। नंबर 5 है जबकि अत्यधिक श्रवण सामान्य दो भाषा विकास में बाधक होता है, फिर भी ऐसे ऐसे बहुत कम बहरे लोग होते हैं जिन्हें भाषा का कुछ प्रयोग नहीं सिखाया जा सकता है। बौद्धिक योग्यता से जुड़ी असमर्थी व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर फर्स्ट है यह आवश्यक नहीं होती कि बहरे बच्चे सामान्य की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों। नंबर सेकंड है सामान्य और बहरे बच्चों में चिंतन प्रक्रिया एक समान ही होती है। नंबर थर्ड है बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य संपन्नता का कम प्रदर्शन करते हैं।
नंबर 6 है श्रवण बाधित बच्चों के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक अंक होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में असमर्थी बच्चों की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर फर्स्ट है श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कमी रहती है। ऐसे बच्चों में पठन संबंधी न्यूनतम होती है जो कि भाषाई कौशल्यों पर निर्भर करती है। नंबर थर्ड है श्रवण बाधित व यह असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के चिंताजनक चित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। नंबर फोर्थ है ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में न्यूनतम का मुख्य कारण होता है स्कूल और कक्षा का वातावरण जिसकी प्रकृति भाषाई होती है और बहरे बच्चों में भाषा कौशलों का अभाव होता है। नंबर फोर्थ है सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन। सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर फर्स्ट है श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताएं सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत भिन्न होती हैं। नंबर सेकंड है ऐसे बच्चे संप्रेषण समस्याओं और सामाजिक अंतःक्रिया में असफलता के कारण अलग थलग रहते हैं। नंबर 3 है श्रवण बाधित बच्चे अपना एक समूह बना लेते हैं जिसमें इनकी रुचियां साझी होती हैं। नंबर 4 है ऐसे बच्चों में संप्रेषण समस्या के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी बहुत गंभीर होती है। नंबर 5 है ऐसे बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा बहुत सशक्त होती है। नंबर 6 है श्रवण बाधित बच्चे संवेगात्मक समायोजन की दृष्टि से सामान्य बच्चों में भिन्न होते हैं। नंबर 5 है कुछ अन्य विशेषताएं। अध्ययनों ने श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की कुछ अन्य विशेषताएं भी बताई जैसे नंबर फर्स्ट है श्रवण बाधित बच्चे बौद्धिक योग शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक समायोजन की दृष्टि से निम्न स्तर के होते हैं। नंबर सेकंड है ऐसे बच्चे IQ परीक्षण में अपेक्षाकृत कम अंक लेते हैं। नंबर थर्ड है शैक्षिक विषयों में भी इनकी कार्य संपन्नता निम्न स्तर की होती है। नंबर फोर्थ है ये सभी न्यूनता मूलभूत भाषाई कौशलों के विकास के अभाव के परिणाम स्वरूप होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सभी विशेषताएं हर एक असमर्थी में विद्यमान हो। हर श्रवण असमर्थी बालक इन विशेषताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। श्रवण असमर्थता के कारण लोगों को जानना भी अति आवश्यक है। यह ज्ञान इन दोष का सामना करने और बच्चों की सहायता करने में सहायक हो सकता है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है जन्म के समय तथा जन्म के बाद की परिस्थितियां। जन्म के समय तक जन्म के पश्चात विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों बच्चों में इस प्रकार की असमर्थता के लिए उत्तरदायी हो सकती है। जैसे जन्म के समय प्रयोग किए गए उपकरण रोगों से घाव आदि लगना लगना ऑक्सीजन का अभाव आदि। इसी प्रकार बच्चे के जन्म के एकदम बाद बच्चे को पीलिया यानी श्रृंखंडकंबम का होना, कान या आंख से किसी द्रव पदार्थ का बहना आदि इन दोषों में को तुरंत दूर किया जाना, वरना यही दोष श्रवण बाधितता पैदा करते हैं। यानी अगर बच्चे के अंदर पीलिया है और कान या आँख से किसी द्रव पदार्थ अगर बह रहा है तो हमें तुरंत क्या होता है डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। नहीं तो यही क्या होती है
श्रवणबाधिता पैदा करते हैं। नंबर 2 है वंशानुक्रमण। कई बार यह दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात यह वंशानुक्रमित भी हो सकता है, यानी एक पीढ़ी से, यानी अगर माता पिता के है तो बच्चे को भी हो सकता है, तो वो वंशानुक्रमक होता है। नंबर 3 है कुपोषण। बच्चों का कुपोषण भी कई बार श्रवणबाधिता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को संतुलित आहार न मिले तो ऐसे दोषों की संभावना रहती है। यदि गर्भावस्था में माँ मसाले, शराब, सिगरेट आदि का सेवन करती है तो इन दोषों के पनपने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः गर्भावस्था में माँ को कुपोषण से बचना चाहिए, यानी जो है मसाले है, शराब है, सिगरेट है, इन सब से बचना चाहिए। इन सब से अगर नहीं बचेंगी तो बच्चों को कुपोषण हो जाता है। नंबर 4 है छूत के रोग। बच्चे के जन्म लेते ही यदि वह छूत के रोगों का शिकार हो जाती है तो इसके उसके श्रवण अंग प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप श्रवण क्षमता, हियरिंग कैपेबिलिटी को प्रभावित हो जाती है। अतः नए पैदा हुए बच्चे को छूत के रोगों से बचाना चाहिए। नंबर 5 है दवाएं। बार कई बार कभी 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 कई बार गर्भवती महिला का अत्यधिक दवाओं का सेवन भी श्रवणबाधिता का कारण बनता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान यदि किसी महिला को मलेरिया जैसे बुखार हो जाए और उसे कुनीन जैसे दवा दी जाए तो इसका प्रभाव गर्भ में ही पल रहे बच्चे के किसी न किसी अंग पर पड़ सकता है। अतः गर्भवती महिलाओं को दवाओं के अधिक सेवन से बचना चाहिए। श्रवणबाधितों या असमर्थियों की पहचान। श्रवणबाधितों की शीघ्र पहचान करना अति आवश्यक है। इनकी पहचान में देरी करने से इनकी भाषा का विकास कुप्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप वे स्कूल भी छोड़ देते हैं। श्रवणबाधितों की पहचान के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चा बेचैनी का प्रदर्शन करता है? क्या बच्चे के कान में कोई विकृति है? क्या बच्चे के कान से कोई तरल पदार्थ बहता है? क्या बच्चा निर्देश की पुनरावृत्ति के लिए करता है? क्या बच्चा कान में बार बार दर्द की शिकायत करता है? क्या बच्चा आपके निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है? क्या बच्चा आपके कान में बार बार खुजली करता है? क्या बच्चा बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे में स्वयं को केंद्रित करता है? एक बच्चा कक्षा में जब अध्यापक शाब्दिक रूप से कुछ समझाता है तो क्या बच्चा अपने साथियों से नोट लेने के लिए सहायता मांगता है? उपरोक्त प्रश्नों के यदि कुछ उत्तर हाँ में है तो अध्यापक बच्चों की श्रवणबाधिता का अनुमान लगा सकता है। ऐसे बच्चों की विशेषज्ञ के पास तुरंत भेज दिया देना चाहिए। यदि जांच की रिपोर्ट मध्यम स्तर की श्रवणबाधिता बताती है तो इसे नियमित स्कूल में भेजना चाहिए। यदि जांच रिपोर्ट बहुत अधिक दोष बताती है तो उसे बहरों के स्कूल में भेजना चाहिए। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रमुख व्यवस्थाएं श्रवण असमर्थों बालकों की देखभाल और प्रशिक्षण। श्रवण असमर्थ बालक ऐसे एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता श्रवण श्रवण दोष के प्रकार और मात्रा के रूप में होते हैं। शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह असमर्थ हो या असमर्थ। इनकी देखभाल और प्रशिक्षण सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए, जैसे परिवार का, स्कूल या स्कूल का, समुदाय का, स्वास्थ्य का तथा समाज कल्याण से जुड़े व्यक्तियों का। इन उत्तरदायित्वों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 5 है माता पिता का उत्तरदायित्व। श्रवण बाधित बच्चे की देखभाल और प्रशिक्षण घर घर
इसे माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शुरू होनी चाहिए। इनका इस संदर्भ में उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। आवाज और वाणी के प्रति अनुक्रियाओं पर आधारित बच्चे की शीघ्रतम पहचान करना। नंबर सेकंड, जांच के लिए शक वाले केसों को ENT और ऑडियो विशेषज्ञों के पास भेजना। नंबर 3 है, परिवार द्वारा श्रवण असमर्थी बच्चे की प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना तथा अन्य सामान्य बच्चों जैसा स्नेह देना। ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना। श्रवण सहायता के नियमित प्रयोग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। विशेषज्ञों की सलाह का अनुसरण करना। स्कूलों में एकीकरण के लिए बच्चे को तैयार करना। बच्चे की घर में सामाजिक समानता के लिए परिस्थितियों को उत्पन्न करना। स्कूलों स्कूलों का उत्तरदायित्व। माता पिता के अतिरिक्त स्कूल का भी बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व होता है। इन बच्चों की मुख्य समस्या इनकी बहरे बच्चों के प्रशिक्षण की 3 विधियां होती हैं: शाब्दिक विधि, मैनुअल विधि, संपूर्ण संप्रेषण उपागम। शाब्दिक विधि इस जैसे सुनने या प्रशिक्षण, ओठों का पढ़ना या स्पीच पठन आदि सभी शाब्दिक विधि के उदाहरण हैं। नंबर बी, मैनुअल विधि। यह विधि अत्यधिक बहरे बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस विधि के उदाहरण संकेत भाषा और फिंगर स्पेलिंग। संकेत भाषा प्रभावशाली संप्रेषण की ही श्रवण असमर्थी बच्चों की मुख्य समस्या होती है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकार लोग संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा सामान्य भावों को समझने के लिए हाव भाव का की एक प्रणाली होती है। सांकेतिक भाषाओं की बहुत सी किस्में हैं। आजकल अमेरिकन सांकेतिक भाषा सम्मेलन का प्रयोग बहुत से बहरे व्यक्ति करते हैं। इस भाषा में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है या केवल प्रशिक्षकों का ही कार्य होता है। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। फिंगर स्पेलिंग तो अत्यधिक बहरे बच्चे स्कूल जाने का अनुभव रखते हैं तो उन्हें स्पेलिंग का ज्ञान दिया जा सकता है ताकि संप्रेषण में उन्हें सहूलियत मिल सके। इस विधि के अंतर्गत हवा में उंगलियों द्वारा आकृतियां बनाकर लिखा जाता है। इससे वे शब्द जिनके लिए कि संकेत या चिन्ह नहीं होते जैसे किसी व्यक्ति का न लिखा जाता है। इस प्रकार फिंगर स्पेलिंग व्यक्ति द्वारा लिखित भाषा का प्रदर्शन है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यह अक्षरों को उंगलियों की स्थिति का प्रयोग करके समझना होता है। कुछ सीमा तक यह छपे हुए अक्षरों से मेल खाता है। भारत में 2 प्रकार के फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित होते हैं। हर अक्षर A to Z का विशेष आकार होता है। अमेरिकन प्रणाली के अंतर्गत इसमें एक ही हाथ का प्रयोग जा, जाता है जबकि विशिष्ट प्रणाली में दोनों का प्रयोग होता है। भारतीय प्रणाली कारा पल्लवी के नाम से भारतीय परिस्थिति के लिए अमेरिका एक हाथ प्रणाली पर आधारित इस विधि का विकास किया गया है। नंबर 3 है स्पीच रीडिंग। स्पीच रीडिंग को कभी कभी लिप रीडिंग भी कहा जाता है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्ति ओठों की हलचल या मुंह की हलचल का अवलोकन करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि
बोलने वाला क्या बोल रहा है, स्पीच रीडिंग का मुख्य लक्ष्य है। वातावरण में दिखाई देने वाले उद्दीपनों का अवलोकन करना, जो कुछ बोल रहा है उसे समझना, बोलने वाले ओठों की हलचल और चेहरे के भाव भाव का अवलोकन करना। नंबर 4 है श्रवण प्रशिक्षण। अम, कई बार श्रवण बाधित बच्चों में कुछ सुनने की योग्यता होती है। इस थोड़ी सी बची हुई रिजनल श्रवण क्षमता का प्रयोग करने के लिए उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इस प्रशिक्षण के 3 लक्ष्य होते हैं। नंबर फर्स्ट है विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का जागरूकता का विकास करना। नंबर बी वातावरणीय आवाज़ों में विविधीकरण करने की योग्यता का विकास करना। नंबर 5 है संपूर्ण संप्रेषण विधि। यह नवीन विधि हाल ही में विकसित हुई है। इस विधि में सभी विधियों और साधनों का मिश्रण कर दिया गया है। शाब्दिक या वैयक्तिक विधि सभी प्रकार के श्रवण बाधितों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। अतः यह संपूर्ण संप्रेषण विधि विभिन्न स्कूलों में अधिक लोकप्रिय हो रही है। नंबर 6 है पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यूहरचना। श्रवण बाधित बच्चे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को सुनने नहीं पाते हैं नहीं पा सकते हैं, अतः हमें उनके लिए उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। इसके लिए निम्न सिद्धांत व्यावहारिक होते हैं। जब किसी भी पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो निर्देशनों के लक्ष्य सामान्य और श्रवण असमर्थी बच्चों के लिए एक समान होना चाहिए। केवल सीखने की सामग्री और विधियों में संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कक्षा में समान बच्चों की शिक्षा को विचलित न किया जाए। नंबर बी है कक्षा में भारत में श्रवण बाधितों और सामान्य बच्चों का अनुपात 1.5 यानी 1:5 होना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में आगे के बेंचों पर बिठाया जाना चाहिए। इससे उनको सुनने में सहायता मिलेगी। नंबर सी है कक्षा में अध्यापक यह देखने के श्रवण बाधित बच्चा अपनी सुनने की मशीन का नियमित प्रयोग कर रहा है या नहीं। ऐसे नंबर डी है ऐसे बच्चों का स्पीच और भाषा का पैटर्न पर्याप्त रूप से विकसित हो जाना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों का भाषा सीखने और उसके प्रयोग का पैटर्न दोषपूर्ण होता है। वे आमतौर पर जैसे बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ऐसे बच्चों अम, अमूर्त प्रत्ययों की सीखने में कठिनाई का सामना करना है। से बच्चे स्पीच और भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए वे अन्य विषयों को सीखने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापक को इस बात का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि बच्चे को क्या कुछ आता है, वह और क्या कर सकते हैं तथा उसे बच्चे करी शैक्षिक आवश्यकताओं को अनुसार पाठ की योजना बनानी चाहिए। लेसन समाप्त हो गया।